हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। टीएसएसबी रीड सी टेट की जो प्रीवियस ईयर की पेपर है उसका सीरीज चल रहा है। और आप देख सकते हैं अभी मैंने दो जो पार्ट है अपलोड कर दिया है, और ये तीसरा पार्ट है जो आपका हिंदी और इसके बाद जो होगा इंग्लिश वगैरह का होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा एजुकेशनल रिलेटेड जितनी भी वीडियो होती है, रिजल्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी मतलब एग्जाम्स रिलेटेड होता है, तो वो उसके प्रीवियस के क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं ये हमारा जो है हिंदी वाला पार्ट शुरू हो रहा है। तो ये जैसे कि आपका DSSB हो या रीट हो या फिर सीटेट हो, सबके लिए काम आएगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अवश्य पूरा अच्छे से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है हिंदी भाषा और बोध का। इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है? तो बताइए। वसन, कट, पट, कपड़ा। तो जैसे कि आप वस्त्र की जब बात करेंगे तो इसमें वसन भी होता है, वसन माने भी कपड़ा होता है, पट माने भी कपड़ा होता है, और कपड़ा तो है ही। इसमें जो कट है ये कट नहीं होगा, क्योंकि कट जानते हैं ये आपका विजाती हो जाएगा। ये जो होता है आपका काटने से मतलब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो सूक्ष्म का देखिए क्या होता है, सुषमा, छोटा, नाजुक और स्थूल। इसमें देखिए सूक्ष्म की जब भी बात करेंगे तो सब इसमें जो ऑप्शन होगा सी। चलिए जो जिसमें हमको डिस्कस करना होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन को जल्दी देखते रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। गांधी जी अपना काम गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम। तो बताइए सर्वनाम क्या होगा। देखिए इसमें आप साफ साफ दिख रहा है ये आप। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, जो कि संज्ञा की जगह पे आता है ना। तो गांधी जी, ये आपका यहाँ पर नाउन हो गया, ये संज्ञा होगा। इसकी जगह पे ही आप, यानी कि गांधी जी खुद ही करते थे, ये हो गया सर्वनाम, हो जाएगा आपका आप। ओके, चलिए तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 64 नंबर। देखिए, बड़ों ने सच कहा, इस वाक्य में विशेषण। तो विशेषण बताइए क्या होगा। विशेषण मतलब देखिए जो विशेषता को बतलाता है, तो इसमें देख लीजिए ये होगा ऑप्शन बी, बड़ों ने। इस वाक्य में बड़ों ने विशेषण है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जब संज्ञा का लोप होता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, तब उसका रूपांतरण संज्ञा के ढंग से होता है, न कि विशेषण के साथ। ठीक है, तो ये जो है बड़ों ने सच कहा, तो यानी कि बड़ो हो जाएगा क्या यहाँ पे विशेषण। ये आपका जो है संज्ञा के अकॉर्डिंग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में क्रिया। तो देखिए इस वाक्य में क्रिया जैसे कि किस तरह का है, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। तो यहाँ पे सकर्मक है, अकर्मक है, या फिर क्या है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें कर्म है, इसलिए क्या होगा सकर्मक। ठीक है, तो इसमें जब आप देखेंगे तो मिठाई को देख के हो रहा है, बच्चे ललच रहे हैं। तो जिस क्रिया में से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पड़े, उस सकर्मक होते हैं। वाक्य में मिठाई देख कर बच्चे ललचाते हैं। ओके, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मिठाई को देख के ही बच्चे ललच रहे थे, यहाँ पे कर्म का जो है असर पड़ रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मातृ उक्ति का संधि रूप है। तो बताइए मातृ उक्ति का संधि रूप क्या होगा। तो इसका हो जाएगा मातृक्ति। ओके, और ये कौन सा संधि होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका यड़ संधि। देखिए इसमें दिया हुआ ऑप्शन में बी, इस वाले में जो होगा ऑप्शन बी। ओके, इसमें मैंने सकर्म में किया था, आप देख लीजिएगा। चलिए तो इसमें हो जाएगा आपका मातृक्ति। यड़ संधि में क्या क्या होता है दोस्तों, यदि ई, बड़ी ई, ऊ जो बड़ा ऊ और री के साथ भिन्न स्वर है। ठीक है, आपको कोई अलग मतलब स्वर आता है, जैसे आई, ई और ई, तो ई और या का य और ऊ का ऊ हो जाता है, और री का रई हो जाता है। ओके, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं आराम से। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो है, देखिए मातृक्ति में जो है आपका ऑप्शन बी वाला कैसे होगा, मातृ प्लस उक्ति है, तो मातृक्ति यानी कि री, या इसमें है री है जो आपका, और यहाँ पे ऊ है, तो क्या हो जाएगा रू, यानी मातृक्ति हो जा रहा है। इनमें से कौन सा शब्द गीड़ा शब्द का विलोम नहीं है। देखिए गीड़ा का विलोम क्या होता है, प्रेम होता है, अनुराग भी होता है, प्यार भी होता है, लेकिन तिरस्कार नहीं होता है। ठीक, चलिए नग्न में देख लेते हैं। नग्न शब्द का तद्भव रूप है। तो नग्न का तद्भव एक होता है तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृत से लिया जाता है, तद्भव मतलब जो शुद्ध हो। ठीक है, तो नग्न का क्या होगा, नंगा, नागा, जो भी है नग, नाग। इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों,
नंगा, ठीक है, तद्भव हो गया। ये हम लोग जो यूज करते हैं, देखिए समान भाषा में जो हम लोग यूज करते हैं वो तद्भव ही होता है। तो हम लोग नंगा नंगा करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या होगा, नाग, नग और नाना, ठीक है। ये सब वैसे भी देखिए अलग ही बिल्कुल है, नाना मतलब ही अलग होता है, तो कोई मतलब नहीं है, शेष सभी विकल्प गलत है। ओके, चलिए, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो बताइए। पीताम्बर, पीताम्बर में बताइए कौन सा समास है, ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। ओके, मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि एक अन्य अर्थ निकलता है इसमें, ठीक है। देखिए जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंगित होते हैं, यानी कि मैंने बोला ना, कोई अदर आपको इंडिकेट करता है, कोई एक अन्य मीनिंग निकलता है, मतलब निकलता है, तो वो हो जाता है आपका बहुब्रीहि। तो पीताम्बर जैसे क्या होगा आपका, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। लंबोदर बोल सकते हैं, लंबोदर भी है, लंबा है उधर था गणेश, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और ये हो गया आपका पीताम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, फूलो न समाना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, तो बताइए क्या होगा इसका अर्थ दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या होगा ऑप्शन, फूलों न समाना, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बार आपका जैसे रिजल्ट आ जाए तो आप लोग काफ़ी खुश होते हैं, तो लोग बोलते हैं भाई क्या बात है, अब तो फूलों न समाना, मतलब कि बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जोड़कर लिखिए, तो बताइए इसमें कैसे हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग, लट्ट होना, लाल पीला होना, पापड़ बेलना, हवा लगाना और पलके बिछाना, तो जैसे कि हमको पता हो गया कि इसको कैसे करना है। देखिए लट्टू होना, लट्टू वाला मतलब मंत्रमुग्ध होना कहीं होगा, इसमें देखिए सी होगा, ठीक है, इसको देख लीजिए आप। तो इसमें देखिए दिया हुआ लट्टू होना का मुग्ध होना हो गया। लाल पीला होना यानी गुस्सा होना, देखिए गुस्सा इसमें दिया होगा, ठीक। पापड़ बेलना जैसे कि हमको पता बहुत मेहनत करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से होगा इसमें। तो इसमें देख लीजिए कष्ट होना, पापड़ बेलना यानी कष्ट हो रहा था अभी तो। हवा लगना, हवा लगना जैसे बोलते नहीं है कि हवा मतलब उसको इस बात का असर हो गया है। पलके बिछाना मतलब हो जाएगा आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दुराग्रह शब्द का बताइए अर्थ क्या होगा, दुराग्रह, तो इसका आंसर होगा अनुचित बात के लिए आग्रह, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, यानी कि दूर का मतलब ही होता है बुराई से रिलेटेड है, ठीक है, निगेटिव पॉइंट है ये, मतलब निगेटिव सेंस में आता है ये। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी प्राइमरी एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका जो चाहे यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर कोई भी एग्जाम होता है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी पेपर हो सकते हैं मैं मॉक टेस्ट आपको पूरा कराऊंगा। ये अगर ये पूरा मैं जैसे ये बुक दिख रहा होगा आपको, ये बुक मैं कंप्लीट कर लूँगा, इसके बाद मैं आपके लिए दूसरा भी बुक ले आऊँगा, पर इसको मैं फिनिश कर लूँ पहले, ठीक है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं अवश्य पूरा फिनिश करूँगा और आपके लिए एक नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो, और दोस्तों से शेयर करिएगा। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आया है आपका, ये वाला, पंडित का पंडिताइन हो गया, तो चमार का क्या होगा, यानी इसको फीमेल कर दे रहा है, ठीक है। पंडित का क्या, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो चमार का क्या होगा बताइए, तो चमारिन हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, ईजी है। और इसमें क्वेश्चन आया है, एक घोड़ा दो घोड़े, ओके, एक घोड़ा को दो घोड़ा कर रहा था, एक राजा क्या होता है, दो राजा, एक घोड़ा दो घोड़े, एक राजा दो राजा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी होगा, देखिए राजे नहीं होगा, दो राजा होगा, ठीक है, क्योंकि राजा अपने आप में ही ये एक तरह सिंगुलर भी यूज करता है एज ए प्लूरल, मतलब एक वचन बहुवचन दोनों यूज कर सकते हैं, बस साथ में एक वो आपको न्यूमरल लग जाता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम लोग, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस संज्ञा, इस वाक्य में संज्ञा, तो बताइए इसमें संज्ञा क्या होगा। तो इसका देखिए, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं है, इस वाक्य में संज्ञा पूछा जा रहा है, तो किसकी बात हो रही है इसमें, इसमें मुस्कुराहट की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा मुस्कुराहट। तो वाक्य में मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, में वाक्य मुस्कुराहट जो है संज्ञा है, ठीक है। चलिए, तो मुस्कुराहट वाला मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या हो जाएगा मुस्कुराहट। और एक है क्वेश्चन आपका, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, यानी जो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। देखिए ध्यान से कि स्टेशन पर आ गए तो कैसे आई है, अगर पूछा जाए तो धीरे धीरे आई है, तो ये क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है, आ गई है, ठीक है, एक तरह से क्रिया हो गया, लेकिन विशेषता कैसे बता रहा है, कैसे आई है, वो धीरे धीरे आई है, तो क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीजी का जीजा होगा, विधवा का विदुर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। देखिए विधवा क्या होता है, स्त्री को बोलते हैं, और विदुर किसको बोलते हैं, जिस आदमी की औरत मतलब नहीं रहती है, ठीक है, उसको विदुर बोलते हैं।
राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जोड़ के लिखना है इसमें भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है, तो भूतकाल में से क्या आएगा, देखिए ध्यान से। इसमें मैं चल चुका हूँ, तो मतलब चल चुका हूँ यानी कि बीत चुका है आपका ऑलरेडी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग भूतकाल। भविष्यकाल के मतलब जो अभी होने वाला है यानी कि पढ़ते होंगे, ये हो जाएगा। वर्तमान काल में आपका हो गया हो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सी है, 1 3 2। ठीक है, देखिए मैं चल चुका हूँ, पढ़ते होंगे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इनमें से धरती शब्द का अर्थ नहीं है। तो अर्थी शब्द का बताइए क्या मतलब नहीं है, कौन सा। इसमें धरा तो होगा आपका श्योर है, अचला भी होगा और इला भी है, ठीक है, लेकिन अनला नहीं है। ओके, अनला नहीं है। और चलिए ठीक है, तो बस आगे बढ़ देते हैं इसके बाद। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला देखिए आप क्वेश्चन, ठीक। इसमें मिलाना है आपको निम्नलिखित समासों को उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। ओके दोस्तों, तो बताइए विग्रह वाक्यों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, तंदु, इसी दिया हुआ है। अगर हम लोग ध्यान देखें तो देखिए इसमें जो हमको सबसे इजी लगता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें सबसे इजी क्या है आपको पता है, बहुब्रीही में क्या है, देखिए ध्यान ध्यान से कि दशानन। दशानन मतलब क्या होता है, जिसके 10 आनन हो यानी 10 मुख किसके हैं, रावण के हैं। तो तीसरा मतलब निकाल दिया, तो डी का 5 हो जाएगा। इस तरह से द्विगी का मतलब ही होता है संख्यावाचक। देखिए संख्या किसी में दिख रहा होगा आपको, एका एक, ठीक है, एका एक। तो द्विगी का ये हो जाएगा एका एक। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और अव्ययी भाव का मतलब ये होता है जिसमें मतलब आपका एक कुछ ऐसा आएगा जो कि मतलब कभी खत्म ना हो सके, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसमें देखिए आराम कुर्सी, दुपट्टा, हैप्पी भला बुरा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव का एका एक, ठीक है, अव्ययी भाव का। और द्विगु का देखिए हम बताए थे आपको, कहाँ गया ये वाला जो है ई का दुपट्टा, ठीक है, ये वाला सॉरी, इसका ये हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था यहाँ पे। देखिए अव्ययी भाव का एकाएक होगा क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। और ये जो द्विगु का है क्या, दुपट्टा, यानी दुपट्टा है, यहाँ पे दो लगा हुआ है, दुपट्टा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अव्ययी भाव में एकाएक आ जाएगा। तत्पुरुष में क्या हो जाएगा आपका, आराम कुर्सी हो जाएगा। और द्वंद्व समास में आएगा आपका भला बुरा, ठीक है, भला बुरा। द्वंद्व समास में देखिए क्या होता है, माता पिता भी होता है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बहुब्रीही में होता है दशानन होता है, द्विगु में क्या होता है, दुपट्टा होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो हिंदी वाला सेक्शन होता है कंप्लीट हो गया दोस्तों। चैनल को भी दोस्तों लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, अब हम लोग चलेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन पे। तो एक एक करके मैं पूरा सेक्शन कंप्लीट करा दूंगा, बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं। तो चलिए इंग्लिश सेक्शन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन में क्या दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, मेन, मेनी, चिल्ड्रेन व पोजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कभी भी जब इस तरह से बात आया तो क्या हो रहा है, मतलब कि किसी के बगल में बैठा है ना, मेन जो है मेरी चिल्ड्रन के बगल में बैठा है, कुछ इस तरह से है। तो बिसाइड्स होगा, ठीक है, बिसाइड्स, बिसाइड्स मेन मेनी चिल्ड्रन ऑफ फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए ध्यान देखिए, ये बगल वाली बात नहीं आ रही यहाँ पे। इसको ध्यान से जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। मेन मेनी चिल्ड्रन व, मेन जो भी है उसके बाद मेनी चिल्ड्रन व प्रेजेंट, बहुत सारे बच्चे जो हैं आपके बैठे मतलब कि प्रेजेंट थे, आए थे, लेकिन आदमी लोग नहीं आया था। यानी बिसाइड्स और बिसाइड में क्या अंतर है, देखिए ये जो होता है बिसाइड ये बगल में होता है, और ये बिसाइड्स मतलब होता है, बिसाइड्स मतलब बजाय के बजाय, यानी कि बिसाइड्स होना चाहिए। ओके, बिसाइड्स मतलब बिसाइड्स में यानी कि आदमी के अलावा वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो बच्चे हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, इसका मतलब यही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे मार्च्ड द स्टेट, कहाँ पे दोस्तों, मार्च कहाँ करते हैं, इनटू होगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। क्यों, क्योंकि जब हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं, जैसे कि ही गो इनटू द रूम, तो हम लोग जब भी बात करते थे इन या इन रूम नहीं बोलेंगे, इनटू बोलेंगे, क्योंकि आप लोग चल के जा रहे हैं, राइट। इसी तरह यहाँ पे चल के मार्च, मार्च कैसे होता है पता है ना, मार्च पास कैसे होता है, बस वही है। तो आपका यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इस तरह से हम लोग इसको इनटू का यूज करके इसको आगे बढ़ लेंगे। चलिए 83 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 83 में देखिए क्या करना है आपको, इसमें दिया हुआ है चेंज द वॉयस, वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, ठीक। इसमें देखिए वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, सबसे बड़ी बात है कि ये WH वर्ड वाले में ऑब्जेक्टिव ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो हम लोग इस तरह से पूरा अच्छे से कर, तो दोस्तों इसमें देखिए क्या हो सकता है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो है आपका WH वर्ड होता है तो उसका कोई रूल कैसे होता है। तो WH में होता है मतलब WH, फिर उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस क्या हो जाता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे WH से, तो वाई आएगा। देखिए अब इसमें ऑप्शन में एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम लोग,
डिड तो गलत, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। इसमें डब्ल्यू एच से यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कि इन तीनों हुआ है तो इन तीनों में सही है बिल्कुल। अब इन तीनों हमें देखना है कि इसके बाद क्या नहीं है, वाई, ठीक है, वाई। अब देखिए वाज वर्ब में से देखना है तो वाई वाज। अब ऑल लेटर हमको देखना है, ठीक है, ऑल लेटर आएगा। तो ऑल लेटर क्या है आपका, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ सिंगुलर है तो वाज आएगा, वाई वाज सच ए लेटर, ठीक है। सच ए लेटर आपका एक तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तरह से नाउन या सब्जेक्ट हो जाएगा आप। तो वाई वाज सच अ लेटर। अब देखिए राइट यहाँ पे था, राइट का क्या होगा, थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई योर ब्रदर, ओके, बाई योर ब्रदर। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें देखिए ये वाला डी, वाई वाज सच अ लेटर रिटेन बाय योर ब्रदर। तो इसका जो रूल है मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डब्ल्यू एच वाज व सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक्टिव पैसिव काफ़ी ईजी होता है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप लोग की जरूरत है तो बताइएगा, मैं इसका अलग से सेशन दे दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सम बॉयज वर हेल्पिंग दी वुंडेड मैन, ओके, ये भी आपका चेंज, वॉइस चेंज करना है, सम बॉयज वर हेल्पिंग दी वुंडेड मैन। इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो ये क्या है आपका वॉइस चेंज करता है, ये पहले हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि ये एक्टिव है या पैसिव में है। तो ऑब्वियस है इस बारे में देखिए कहीं बी वगैरह या बाई का यूज किया नहीं गया है, यानी कि ये आपका एक्टिव वॉइस है, सिंपल है। अब इसको पैसिव बदलना है, तो पैसिव बदलना है तो कैसे बदलेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट है क्या आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, तो ये देखिए आपका ध्यान से देखिए द वोंडेड मैन, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यानी कि दिस वोंडेड मैन, ओके, दिस वुंडेड मैन वाज, ठीक है, क्योंकि मैन की बात कर रहा था ये सिंगुलर हो जाएगा, वाज बीइंग। बीइंग क्यों होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूस में है, तो हमें जो है ये लाना है, इसको भी हमें कंटिन्यूस में ले जाना पड़ेगा। तो वाज लगाया तो फिर बीइंग लगा देंगे, बीइंग हेल्प्ड, ओके। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना, तो वो हेल्प्ड बाय सम बॉयज, ओके। इसमें अगर ऑप्शन हम देखने जाएंगे, देखिए इसमें ये वाला सी ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सब्जेक्ट इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये फोर्थ दिया हुआ जो भी है, तो आप लोग इसको क्यों, क्योंकि फोर्थ का मतलब होता है बीइंग वाला, ठीक है, BING, इस तरह से लगा के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए ये वाला हो गया आपका एक्टिव में, और पैसिव में जब करना होगा तो यह हो जाएगा आपका सब पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा आपका वाज वर्ब, देखिए जो ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाज वर्ब बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और आपका जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है आपका पूछ रहा है कि करेक्ट फ्रेज है वो पूछ रहा है, प्लीज डोंट आवर कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन क्या होगा बताइए, तो प्लीज डोंट ब्रेक इन टू, ब्रेक इन ऑन, ब्रेक आउट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी, क्या होगा, प्लीज डोंट ब्रेक इन ऑन आवर कन्वर्सेशन। हमारे कन्वर्सेशन यानी जो हमारी वार्तालाप है उसको प्लीज़ आप लोग ब्रेक मत करिए, मतलब रुकावट पैदा मत कीजिए, ठीक है। ब्रेक इन ऑन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब भी कन्वर्सेशन को ब्रेक करने की बात आया तो वहाँ पर ब्रेक इन ऑन हो जाता है। अब इसका एक एक मतलब भी देख लेते हैं, इसमें देखिए दिया हुआ बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ब्रेक इन ऑन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ब्रेक इन ऑन टू इंटरप्ट आर डिस्टर्ब समथिंग, ठीक है, रुकावट या बाधा डालना, इस वाले का मतलब हो गया। और ब्रेक इन के मतलब की अगर बात करेंगे यानी कि ताला तोड़कर घुसना, ओके। और ब्रेक इनटू की जब बात करेंगे इसका भी ऑप्शन का, तो ज़बरदस्ती घुसना, राइट, ज़बरदस्ती घुसना ब्रेक इनटू। और ब्रेक आउट मतलब भाग करना, जैसे कि जो जेल वगैरह होता है तो उसको जो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रेक आउट। प्रिजनर्स यानी कि जो कैदी होते हैं वो ब्रेक आउट द जेल, ठीक है, इस तरह से प्रिजन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका 86 में क्या हो जाएगा आपका, वी हैड टू पावर्ड मिल्क एज फ्रेश मिल्क वाज नॉट अवेलेबल, ठीक। तो वी हैड, इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। कैसे होगा, देखिए वी हैड टू फॉल बैक ऑन पावर्ड मिल्क एज फ्रेश मिल्क वाज नॉट अवेलेबल, मतलब हमें वापस से पावर्ड मिल्क की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि फ्रेश मिल्क यानी ताज़ा मिल्क हमें अवेलेबल नहीं है, इसका पूरा मतलब ये होगा। तो वी हैड टू फॉल बैक ऑन, फॉल बैक पावर नहीं होगा, फॉल बैक ऑन होगा, ओके। तो अब इसमें देखिए एक बार मतलब देख लीजिए, फॉल बैक ऑन का प्रयोग किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है हैव रिकॉर्स टू वेन इन डिफ़िकल्टी, ओके, उपयोग करना। और यहाँ पे देखिए फॉल बैक मतलब पीछे होना, क्योंकि हमको प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ फॉल बैक का मतलब पीछे हो जाना है।
और फॉल आउट मतलब झगड़ना होता है, और फॉल ऑफ मतलब कम हो जाना। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसमें देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। तो इसका क्या हो जाएगा, मेटोनॉमी, पून, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो फ्रेंड इस वाले में देखिए आप, अगर आप इसको ऑप्शन देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि मेटोनॉमी पूर्ण, और ये पूर्ण का देखिए क्या मतलब होता है, जैसे कि किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है जब, ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, यमक अलंकार है ना, कनक कनक तेज हो नहीं सके, मतलब कि किसी भी एक वर्ड का मतलब कई बार वो रिपीटेशन होता है तो वहाँ पे, ठीक है, दम के दतिया दूती दामनी वाला जो है, तो यहाँ पे द द बा का कई बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पूर्ण। और यहाँ पे मेटाफोर की बात करेंगे तो एक तरह से ये होता है क्या, रूपक अलंकार की बात करता है, जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को मान लेते हैं, जैसे मनु मानो जगु जानो, है ना, माया मोह चंद खिलौना दया हो, तो कृष्ण जी इस तरह से बोलते हैं, तो इस तरह से आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और आगजी मोर मतलब विरोधाभास होता है यहाँ पे। तब आपका ऑप्शन क्या बचता है, देखिए यहाँ पे जो होता है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, मेटोनॉमी, जहाँ पे अब क्या हो जाता है, अ चेंज ऑफ नेम, द लिटिल टर्म फॉर वन थिंग इज अप्लाई टू अनदर थिंग्स। ओके, इस तरह से ये जो हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन मेटोनॉमी हो जाएगा। तो होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, यानी कि मेटोनॉमी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए वाला प्लीज़ थोड़ा सा, चलिए ठीक है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 88 क्वेश्चन। अब तक हम लोग 87 क्वेश्चन कर लिए हैं, 88 देख लीजिए क्या है आपका। इसमें क्या करना है आपको, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। इसमें दिया हुआ है साइनिक डॉग सिमली यूफेमिज्म एंटीथेसिस। ओके, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्यों होगा देख लेते हैं एक बार। एंटीथेसिस इज ए कॉन्ट्रास्ट और अपोजिशन इन द मीनिंग ऑफ कॉन्टिजुअस फ्रेज और क्लॉज। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये देखिए आप यहाँ दिया ना मीनिंग अपोजिशन, ठीक है, ये कंट्रास्ट और अपोजिशन कर रहा है, यानी कि देखिए स्पीच इज सिल्वर, एक तरह से आपको बोल रहा है, स्पीच को क्या बोल रहा है, सिल्वर बोल रहा है, बट साइलेंस, यहाँ पे हम बोलने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे साइलेंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक तरह से आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपोजिट भी दिखा रहा है, सिल्वर यानी स्पीच क्या है, सिल्वर है, बट साइलेंस इज गोल्ड। ओके, तो एक तरह से आपका कंट्रास्ट भी हो रहा है और मतलब विरोध भी हो रहा है इसमें, और क्या हो रहा है, अपोजिशन भी दिखा रहा है। ओके, अब देख लेते हैं उसके बाकी को, इस ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई क्या क्या इसमें दिया हुआ, आप लोग थोड़ा सा नॉलेज रहेगा। यूफेमिज्म, ठीक, यूफेमिज्म क्या होता है, कंसिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीएबल थिंग्स बाय अ अग्रीएबल नेम। ठीक, जहाँ पे कि हम लोग एग्री और डिसएग्री की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल क्या दिया जाए, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इंस्टीड ऑफ एबॉर्शन, जैसे कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इंस्टीड ऑफ एबॉर्शन, जैसे कि अगर किसी की प्रेगनेंसी है तो उसको क्या एबॉर्शन न करा के प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दिया जाता है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक तरह से इसका एग्जांपल, जहाँ पे कि एग्री और एग्रीएबल थिंग्स बाय एन एग्रीएबल नेम। ओके, तो सेम वही चीज़ है, क्योंकि हम लोग प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इंस्टीड ऑफ एबॉर्शन, क्योंकि हम लोग इसको नाम जो है, इसका नाम जो है इस तरह से नहीं लेते हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन ये नाम ना लेके हम लोग सीधे इसको एबॉर्शन बोलते हैं, है ना, तो इसका मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नाम मेंशन कर रहे हैं, तो बस यही है। जैसे कि हम लोग एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं कोई आदमी जब मर जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं रीप वगैरह, जैसे ना रीप, कुछ इस तरह से हम लोग वर्ड यूज करते हैं ताकि मतलब थोड़ा सुनने में अच्छा लगे। रेस्ट इन पीस, समझते हैं बात को, रेस्ट इन पीस मतलब सुन के थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ है, अच्छा लगता है नाम मतलब, और ऐसे कोई बोल दे कि भाई तो थोड़ा सा अजीब लगता है। चलिए ये सब चीज़ें हो गया, तो जानकारी मिलती रहेंगी। और इसमें देखिए एक क्वेश्चन है सिमली, सिमली को देख लेते हैं क्या है। सिमली क्या है, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड मेक और डिस्क्रिप्शन मोर इम्फेटिक और विविड। ओके, मतलब कि आपका यहाँ पे देखिए दे रखा है आपका कंपैरिजन वन थिंग, इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है एक चीज़ से दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन किया रहा है, और जैसे कि क्या दिया, अ ब्रेव एज अ लायन। ठीक, कंपैरिजन मतलब किस तरह से किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि वह इतना बहादुर है जैसे कि एक शेर होता है। ठीक है, तो बस यही मतलब है, तो यहाँ सिमिली हो गया, क्योंकि उसको हम लोग एक तरह से उपमा दे रहे हैं, एक तरह से जैसे कि होता नहीं है आपका एट ए ब्रेव एट, तो बिल्कुल तुलना करके बता रहा है कि बिल्कुल कंपेरिजन सेम है ना, सेम सेम। सिमिली से आप समझिए कि सिमिली का मतलब ये सेम सेम कुछ इस तरह से आपको तुलना किया जा रहा है, तो दोनों की सिमिलरिटी दिखाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सर्क्यूटियस। ठीक है, सर्क्यूटियस क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट। कैसे होगा, देखिए सर्क्यूटियस मतलब ही होता है ऑफ ए रूट और जर्नी लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे। ठीक है, तो सर्क्यूटियस का मतलब ये होता है कि आप कहीं आपको कहीं जाना है मान लीजिए, तो आप बिल्कुल घूम घूम के बहुत लंबे रास्ते जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कर देंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पे हैं तो आपकी मंजिल सामने है, बिल्कुल आप सीधा चले जाते हैं डायरेक्ट, तो उसको डायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट आंसर, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डायरेक्ट। एक क्वेश्चन है आपका पिक क्वांट। पिक क्वांट का मतलब जो है, अब इसमें भी देखिए क्या एंटोनिम बताना पड़ेगा आपको। तो पिक क्वांट का मतलब क्या होता है कि इसमें इसमें जो पिक्वांट का मतलब थोड़ा टेस्ट से मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे पिक्वांट, पिक आपको पता हो ना, पिगमेंट, पिक पिक जो होता है पिक्वांट, तो ये आपका टेस्ट से मतलब है। अब इसमें देखिए आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ये ब्लैंड, श्योर, सबमिट और अनक्लियर। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए पिक्वांट में दे रखा है एडजेक्टिव एक तरह से है ये, और क्या हो जाएगा, हैविंग अ प्लीजेंटली सॉफ्ट टेस्ट और एपेटाइजिंग फ्लेवर, मसालेदार चटपटा टेस्ट है इसका दोस्तों पिक्वांट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैंड, बेस्वाद, नीरस। ठीक है, तो पिक्वांट का मतलब ये टेस्टी होता है, अब इसका ब्लैंड का मतलब क्या होता है, बेस्वाद, जो कि अच्छा ना हो, टेस्टी ना हो। ठीक है, बाकी सबमिट का आपको पता है, जमा करना होता है कोई चीज़, जैसे हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो सबमिट करते हैं। श्योर का मतलब निश्चित होता है, आपको पता है। अनक्लियर मतलब स्पष्ट। आप लोग क्या करिए, देखिए ऑप्शन में कभी इस तरह क्वेश्चन आया तो आप लोग डायरेक्ट देखिए, आपको कभी इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, पिक्वांट कभी नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर जाइए, सबमिट देखिए, अनक्लियर देखिए, और यहाँ पे श्योर, आपको कोई ना कोई क्लियर मिल जाता है कि सबमिट होता है, यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अनक्लियर मतलब कि स्पष्ट नहीं है, और श्योर मतलब निश्चित रहता है। बाकी ये कुछ मैचिंग नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा, तो ये आपका आंसर, ये बचता है क्या, ये है, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो आप लोग कभी भी एलिमिनेशन मेथड से भी आप जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 91 से 92 तक। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। द चाइल्ड whom you are talking to is my nephew। मतलब बच्चा जिससे आप बात कर रहे हो वो मेरा क्या है, भतीजा है। तो ये इसमें जो है आपको ये बताना है कि ये किस तरह का जो है, ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, उसको पहचानना है कि ये क्या है, आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको पहचानना है इसमें। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या बता रहा है, हुम जो आता है किसमें, हुम इस तरह से आता है ना, तो ये आपका रिलेटिव में आ जाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, देखिए रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाता है आपका, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह से आता है। डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस दैट दोज होता है ना। पॉजिटिव मतलब, ठीक है, ये आपका दिस इज माइन, माइन जो होता है, माइन इस तरह से यूज होता है। तो यहाँ पर बचा क्या आपका, रिलेटिव। तो रिलेटिव वैसे भी आपका यहाँ पर रिलेशन की बात भी कर रहा है, तो रिलेटिव हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज अ ब्रिक वॉल सराउंडिंग द हाउस। तो ब्रिक वॉल, देयर इज अ ब्रिक वॉल सराउंडिंग द हाउस, मतलब कि यहाँ पे जो ब्रिक वॉल है, यानी कि ईंटे की जो दीवार है उससे हमारा घर जो गिरा हुआ है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताना। अब ब्रिक का मतलब जो है किससे मतलब है, प्रॉपर, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव देखिए होगा नहीं, नॉमिनल एडजेक्टिव और इम्फेसाइजिंग और प्रॉपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ये अब ब्रिक वॉल देखिए किसका बना है, पहली बात ये बात है ना। तो ये जैसे कि आपका वॉल देखिए बहुत चीज़ों का बन सकता है, मिट्टी का भी बन सकता है, पत्थर का भी बन सकता है, लेकिन हमको देखना है यहाँ पर किसका, ब्रिक का बना है ना। तो ये आपके एक तरह से क्वालिटी ही दिखा रहा है इसकी, तो किससे बना है आपका, यानी कि तो एक तरह से हो जाएगा आपका ये क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटेटिव होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार हम लोग अच्छे से। देखिए इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ देखिए, ए अब दिया हुआ है, द अंडरलाइन वर्ड ब्रिक इज ए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बिकॉज इज क्वालिफाई द वर्ड वॉल। ठीक, वॉल को क्वालिफाई कर रहा है, एंड दैट इज अ नाउन। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि गुणवाचक विशेषण हो, एडजेक्टिव जो नाउन या गुण या दोष या रंग प्रकट करते हैं उसे क्वालिटेटिव एडजेक्ट करते हैं। तो ए ब्रिक वॉल, आर्टिकल हो गया आपका ए, एडजेक्टिव हो गया आपका ब्रिक, और नाउन हो गया आपका वॉल। तो ब्रिक किसको कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है वॉल को। तो क्या हो जाएगा आपका, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव तो है ही आपका, लेकिन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यूज़ द एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द फिलिंग। ठीक है, ब्लैंक्स में करना है आपको। तो कैसे करना होगा, इसमें देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉन अप अ प्लान टू हेल्प एम्प्लॉय। टू हेल्प किसको बताइए, तो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की बात की जा रही है, तो अनएम्प्लॉयड यानी द हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, द आएगा आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है इसमें।
इसमें है बीरबल वाज, ठीक है, बीरबल वाज वाइजेस्ट ऑफ द 9 ज्वेल्स इन अकबर कोर्ट। ओके, तो जो बीरबल भी थे आपका, जो नर बोलते हैं अकबर के कोर्ट में, उसमें से एक बीरबल भी थे। तो वाई बीरबल वाज यहाँ पे आएगा, दी आएगा, क्यों? क्योंकि वाइजेस्ट, पहली बात तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से EST लगा हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। और जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसमें हमेशा द आता है, क्योंकि उसको वो क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे द हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इसमें दिया भी है वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो ये आपका द आएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर 96। दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना जो वैल्यूबल सजेशन है या सुझाव है तो कुछ बताइएगा हमें। ओके, और किस तरीके से आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा हमें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उसको इम्प्रूव करने की। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 95 से 96। ही गॉट इनटू सीरियस ट्रबल व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिज बिजनेस एग्रीमेंट। ओके, ही गॉट इनटू सीरियस, मतलब वह बहुत ही मतलब सीरियस ट्रबल मतलब मुसीबत में पड़ जाता है। व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर द बिजनेस एग्रीमेंट, जब कोर्ट जो है उसके बिजनेस एग्रीमेंट को है ना डिक्लेयर करता है। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें एडियम्स निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें ईडियम ऑफ फ्रेज निकालना है। तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑल द सन्ड्री इन ब्लैक एंड वाइट, ए हार्ड नॉट टू क्रैक, नल एंड वायर्ड। तो इसमें देखिए ये हार्ड नॉट टू क्रैक मतलब कि, ठीक है, हार्ड नॉट टू क्रैक मतलब समझ रहे हैं। ही गॉट इनटू सीरियस ट्रबल व्हेन कोर्ट डिक्लेयर ही बिजनेस एग्रीमेंट, जब आपका बिजनेस एग्रीमेंट का डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके बाद बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो यह होगा आपका हार्ड नॉट, ठीक है। अब इसमें देखिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आंसर आ रहा है। ऑल द नट सन्ड्री क्या होता है? एवरी वन, ऑल द सन्ड्री मतलब एवरी वन, इन ब्लैक एंड वाइट मतलब इन राइटिंग और प्रिंट, लिखित हो जाएगा इसका मतलब। ए हार्ड टू नॉट मतलब कोई ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और एन ओपोनेंट, और इसका हो जाएगा आपका देर इज हार्ड टू, ठीक है। नल एंड वाइट का मतलब हैविंग नो फोर्स, ठीक है। नल एंड वाइट का मतलब ये होता है कोई फोर्स नहीं लग रहा वहाँ पे, कोई मतलब नहीं, अमान्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं हम लोग। तो 96 में जो हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है आपका, सी लॉस्ट हर टेम्पर एंड बिगैन शाउटिंग एट मी। ओके, तो वो अपना गुस्सा जो है खो दी और बिगैन शाउटिंग एट मी मतलब अपना मुझ पर चिल्लाने भी लगी। तो इसमें हमको क्या निकालना है? एडियम फिर निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, ऑन द स्पॉट अ मोमेंट विदाउट रीम और रीजन, इन कोल्ड ब्लड और एट अ स्टेज। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विदाउट राइम्स और रीजो। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। और देखिए, लॉस वंस टेम्पर मतलब क्या होता है? लॉस वंस टेम्पर मतलब फेल टू रिटेन कंपोजर सेल्फ कंट्रोल व्हेन एंग्री, ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, ऑन इम्पल्स विदाउट प्लानिंग एडवांस, ठीक मतलब, ठीक है, इम्पल्स विदाउट मतलब कि गुस्सा करना हो विदाउट किसी प्लानिंग के, और विदाउट राइम और रीजन, विदाउट राइम एंड रीजन, विदाउट पर्पज एंड रीजन, बिना कारण के, एंड इन क्लोज ब्लड मतलब रूथलेसली एंड विदाउट फीलिंग एनी रिमोट्स इमोशनल एट अ स्टेज विदाउट स्टॉपिंग। ओके, तो फ्रेंड्स ये वाला आप देखिए 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है इंग्लिश का, उसको भी कर लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए इसमें क्या करना, आइडेंटिफाई द बिलो गिवन सेंटेंस एज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन क्या है? वेन एवर इट रेन्स आई फील अ क्रेविंग फॉर हॉट टी एंड अ फ्राइड स्नैक्स, मतलब जब कभी भी बरसात होती है तो आई फील अ क्रेविंग फॉर हॉट मतलब मुझे क्या, चाय और स्नैक खाने का मन करता है, लेने का मन करता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा सेंटेंस पूछ रहा है? तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो भी है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स का सबसे सिंपल क्या तरीका है, देखिए पहले तो कॉमा लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। तो इसमें जो देखिए वाला जो है मेन क्लॉज ये होता है, ठीक है। दूसरा वाला जो है मेन क्लॉज है, यानी कि ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये जो है ये वाला इंडिपेंडेंट इस पर डिपेंड मतलब कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड कर रहा है। और देखिए सबऑर्डिनेट यहाँ पे कंजक्शन हो जाता है, तो ये क्या आएगा आपका? वेन
वेनिवर क्या है आपका सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसको सबको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स बता देते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज दो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आई लिसन टू दिस सॉन्ग एंड फेल्ट नॉस्टैल्जिक। ठीक, तो आई लिसन द सॉन्ग एंड फेल्ट नॉस्टैल्जिक, मैं सॉन्ग सुनता हूँ और नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, तो देखिए आई लिसन टू द सॉन्ग एंड, तो यहाँ पे एंड लग गया है दोस्तों, याद रखिएगा एंड, जब भी एंड वगैरह लगता है तो इससे पता चल जाता है, कॉमा तो है नहीं, एंड लगा है तो यानी कंपाउंड हो जाएगा, एक हो गया। और दूसरा ये है कि इसमें अगर हम देखेंगे आई लिसन टू द सॉन्ग आई फेल्ट नॉस्टैल्जिक, तो इसमें जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है आपका, ये है आई लिसन टू द सॉन्ग, यहाँ तक का इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और एंड जो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा आपका ये वाला एंड, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, तो इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है कंपाउंड सेंटेंस क्लॉज आर ज्वाइंट विथ, किससे किससे ज्वाइंट होता है देख लीजिए एक बार, लाइक यानी कि फॉर एंड नॉर बट। ठीक है, इन सब से आपका फॉर बट नॉर और इस तरह से ये आपका कंपाउंड इसमें ऐड करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 99 से 100 तक का, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द गिवन सेंटेंस। अराइविंग लेट, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। ओके, इसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फाइंड करना है, किसका कैसे होगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन आपका पार्टिसिपल देखिए, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अराइविंग लेट द शो हैड ऑलरेडी बिगन, मतलब लेट पहुंच रहे हैं और क्या हो रहा है आपका शो जो है वहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अराइविंग लेट ही फाउंड दैट द शो हैड ऑलरेडी बिगन। ओके, तो पार्टिसिपल में क्या करते हैं हम लोग, पार्टिसिपल क्लॉज कैन बी फॉर्म्ड विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इन सेंटेंस सी। ओके, अराइविंग लेट he found the show had already begun. Okay, both the action were together, क्योंकि वो जैसे ही पहुंच रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, शो जो है शुरू हो चुका है। Here we want to emphasize that the second action took place within the first was still going on. ओके, तो सेकेंड कब आपका स्टार्ट हो रहा है, जब आप पहले से चल रहा है, यानी कि सेकेंड कौन सा है, अराइविंग लेट हो रहा है और पहले से ही चला आ रहा है, तो मतलब कि दोनों सबके सबक्वेंसली मतलब चल रहा है। ओके, इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। देखिए एक क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट, बीइंग अ रेनी डे, जैसे कि मतलब बारिश हो रही है और आई डिड नॉट गो टू आउट, मैं बाहर नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं बाहर नहीं गया, बारिश हो रही थी यार, भी बारिश हो रही है तो मैं बाहर नहीं गया। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल निकालना है। तो इसमें देखिए हो जाएगा आपका इट बीइंग अ रेनी, इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका वी कैन यूज पार्टिसिपल क्लॉज हैव द सेम सब्जेक्ट बट इन द सेंटेंस बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट, पार्टिसिपल बीइंग एंड द वर्ब इन द मेन क्लॉज डिड नॉट हैव डिफरेंट सब्जेक्ट। अभी क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्यों, क्योंकि इसमें इट वगैरह है नहीं, क्योंकि यानी कि एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट, तो इट आना चाहिए। ठीक है, जब भी इस तरह का इम्परेटिव टाइप का सेंटेंस आता है तो उसमें इट या लेट वगैरह यूज करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो है दो पार्ट, यानी कि आपका यहाँ से इंग्लिश कंप्रीहेंशन पूरा कंप्लीट हो जाता है और हिंदी वाला भी मैंने कर दिया आपको कंप्लीट। अब इसके बाद जो आएगा सेक्शन बी, यानी कि जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका CDP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर आपका स्पेशल सब्जेक्ट है तो उससे आ जाए। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग भी नहीं देख पाते हैं सही से, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी रहेगी, तो आप लोग पूरा देखेंगे अच्छे से और आप लोग समझ भी आएगा। तो ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी जो भी इसके पार्ट बनेगा वो आपको तक पहुँच सके आसानी से। तो थैंक यू, बाय बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।